ओके नाउ अभी तक आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन स्टेम पर इस वक्त हमारा फोकस है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि व्हाट शुड बी एक्चुअली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इनसाइड आल्सो। हमने यहाँ पर फोकस किया कि यह है पैरामिड्स, तो पैरामिड्स के बारे में हमने नॉलेज भी ली है। ऐसे नहीं कि बाहर से हमने पैरामिड्स को पैरामिड बोल के हमने छोड़ दिया है, हमने उसको बाकायदा फोकस किया है कि इसके अंदर हमें आगे चल के इंटरनल फीचर्स में क्या मिलने वाला है, क्योंकि अभी से हम वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हमने यहाँ बताया कि लिटरली हम एक और बल्ज देखेंगे जिसका नाम है ओलिव, तो हमें आइडिया है कि इस ओलिव के अंदर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। और फिर हमें पता चला कि सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे और न्यूक्लिया भी हमारे ग्रे मैटर से, उनकी एलआर या बेजल एरिया से डिटैच्ड होकर हमें मिल सकते हैं अंदर। तो हम पहले से ही इस काम के लिए तैयार हैं। और जब आप यहाँ इसके फ्रंट में देखते हो ना, यहाँ पर अभी इस मेडुला ऑब्लांगेटा पे, तो यहाँ पर हमने देखे कि सिर्फ यही लैंडमार्क नहीं है, क्योंकि फ्रंट से हमें सारी क्रेनियल नर्व्स फ्रंट से निकलते हुए हमें नजर आएंगी। इसके इंटीरियर फीचर्स पे हम इसलिए रुके हैं इतने दिन क्योंकि बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं। पोस्टीरियर फीचर्स में तो कुछ चीज़ हमें नजर ही नहीं आती है। पोस्टीरियर फीचर्स आपको दिखाएंगे, इट्स जस्ट नथिंग। वो तो 10 मिनट का खेल है। वो तरह से समझ लीजिए इट्स जस्ट अ गेम ऑफ 10 मिनट्स ओनली। पोस्टीरियर साइड पर कुछ है ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ कोई क्रेनियल नर्व नहीं है सवाए फोर्थ के, और फोर्थ भी वहां से होती हुई बाहर निकलती हुई नजर आती है। देन इट इज एक्चुअली वाइंड्स अराउंड द लेटर साइड्स ऑफ द ब्रेन स्टेम और मिड ब्रेन एंड दे विल प्रोसीड फॉरवर्ड हियर। वो भी इंटीरियर साइड पे आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कि बैक से जो नर्व आ रही है, ये बैक से निकल रही है, लेकिन उसका फर्दर कोर्स फ्रंट पे है। क्यों फ्रंट पे है? वो इसलिए है क्योंकि इन सबकी टेरिटरी जो है, इन सब का जो एरिया ऑफ एक्शन है वो फेस का एरिया है, और फेस फ्रंट में है, बैक में तो है ही नहीं। तो क्रेनियल नर्व तो पीछे जाती ही नहीं है इतनी, भले एक पीछे से निकल के भी आ गए। और जो पीछे से निकल के आ गई वो बड़ी यूनिक नर्व है। एक तो सबसे हटके है एक तरह से देखा जाए तो। इट्स कम्स फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। यार एक यूनिक चीज ये है इसके अंदर, पोस्टीरियर साइड से। ये ऐसी यूनिकनेस तो किसी में भी नहीं है। दूसरी इसके अंदर जो खासियत ये है कि इट इमर्जेस फ्रॉम द बैक, ओके, बट इट विल कम इन फ्रंट, ओके, नो प्रॉब्लम, बट इट विल सप्लाई जस्ट वन मसल। आप ऐसी क्या बात है इसके अंदर? ऐसी चीज तो फिर एब्ड्यूसेंट में भी है, सेक्स में भी ऐसे ही है, इट सप्लाइज ओनली वन मसल। चलो ये सेमी यूनिक प्रॉपर्टी है। और ऐसी चीज फिर एब्ड्यूसेंट के अलावा तो किसी में नहीं है। तो हम यूनिक तो नहीं कह सकते, सेमी यूनिक तो कह ही सकते हैं। हाइपोग्लासल जो टंग को सप्लाई करती है, वो टंग के अंदर मौजूद तकरीबन आधे डजन मसल्स को सप्लाई करती है। वो एक मसल को नहीं करती, बल्कि एक मसल को क्या नहीं करती, वो सब मसल्स को करती है। टंग का कोई मसल नहीं छोड़ती सवाए एक मसल के। वो एक को नहीं करती, बाकी सबको करती है। इनके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, दोनों। वो ये सेमी यूनिक है। लेकिन उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी दूसरी है, चलो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसको फिलहाल रहने देते हैं। अभी ये जो हम यहां पे मेडुला ऑब्लांगेटा की बात कर रहे हैं, तो मेडुला ऑब्लांगेटा आपको दूर से ही बता रहा है कि मुझे कम से कम मुझे इस वक्त तो कम से कम मुझे आगे चल के मेरे इंटरनल फीचर्स को देखने के लिए मुझे 2 जगह से काटा जाए। एक जहां स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन है, जहां पर क्यों? क्योंकि इस जगह पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। क्या चीज? 3/4 ऑफ दी पैरामिडल ट्रैक्स दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग। इसको हम कहते हैं पैरामिडल डिकसेशन। कौन से फाइबर्स हैं? ये कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। क्या हो जाते हैं? इनके 3/4 जो हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। देन दे आर एक्चुअली गोइंग डिसेंडिंग डाउन हियर थ्रू दी लेटरल कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और लेटरल कार्टिकोस्पाइनल और बाकी जो। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट इधर हो रहा है। किंग ऑफ ऑल ट्रैक्स जो है यहाँ पर अपनी पटड़ी चेंज कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये एक जबरदस्त चीज है। और यही आपको बताएगी कि योर ब्रेन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी एज फार एज योर मोटर एक्टिविटी इज कंसर्न, सिमिलरली सेंसरी आल्सो। तो इस जगह पर आपको वो क्रॉसिंग नजर आएगी। तो ये सेक्शन काटे बगैर तो आप क्या ब्रेन स्टेम पढ़ लेंगे जब ये छोड़ देंगे। तो ये होगी जिसको हम कहेंगे काडल मेडुला, काडल मोस्ट मेडुला पर, लोएस्ट मेडुला पर, मेडुलर स्पाइनल मेडुलर जंक्शन, या कह सकते हो द लेवल ऑफ पैरामिडल डिकसेशन और द लेवल ऑफ ग्रेट मोटर डिकसेशन भी कहते हैं इसको। ग्रेटर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स इन फैक्ट आर क्रॉसिंग हियर, व्हिच वन? द ऑल इंपॉर्टेंट दैट इज कार्टिकोस्पाइनल। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यूनिफॉर्मली हमें कुछ भी नजर नहीं आता। एक जैसी चीज होते होते अचानक पता चला कि अपर पोर्शन के अंदर एकदम से बल्ज आ गया। वो बल्ज ही नहीं आया है, साथ में प्री ओलिवरी पोस्ट ओलिवरी सल्काएं मिली हैं वहां पर।
और उन जगहों से निकलती हुई फिर हमें नर्व्स मिली हैं। हम सिर्फ लोअर पोर्शन से काट के हम क्या सारा मेडुला पढ़ लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें फिर ओलिव की जगह पे एक और सेक्शन काटना पड़ेगा। ये अपर मेडुला की सेक्शन है, अंडरस्टैंड? उसको हम कहते हैं द लेवल ऑफ द ओलिव, या आप कह सकते हो आप वन लेवल विल बी द कार्डल मेडुला, अनदर विल बी द क्रेनियल मेडुला। और क्रेनियल जितने भी होते हैं ना ऊपर से जाने वाले जो भी होते हैं उसको हम बेसिकली रोस्ट्रल मेडुला कहते हैं। उसको हम कहते हैं रोस्ट्रल। रोस्ट्रल जो है ना ब्रेन के लिए रोस्ट्रल वर्ड इस्तेमाल होता है। इफ यू गो सेफेलिक, क्योंकि इससे ज्यादा सेफेलिक क्या जाएंगे, ब्रेन तक पहुंच गए आप, फिर इसके अंदर फिर रोस्ट्रल वर्ड इस्तेमाल होता है। दैट इज कॉल्ड मोर प्रॉक्सिमली। अब प्रॉक्सिमल वर्ड भी इस्तेमाल यहां नहीं होगा। प्रॉक्सिमिटी जो है वो रूट ऑफ दी लिम्ब के साथ होती है, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल उमूमन लिम्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, ट्रंक के साथ सुपीरियर इंफीरियर। और जहां पे इतना सुपीरियर आ चुके हैं तो अब रोस्ट्रल एंड कॉर्डल। तो यहां पर रोस्ट्रल ही आप जानते हो कि रोस्ट्रल सेक्शन माने एक आप इसका सेफेलिक यानी अपर पार्ट सुपीरियर मेडुला पे आप काटेंगे, वो होगा द लेवल ऑफ ओलिव। इसका मकसद है कि जैसे आप अंदर जाएंगे कुछ और न देखें आप, इस चीज को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो अंदर सीधा सीधा आपको मिलेगा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। पहले वो देखें, बाकियों को भूल जाओ। जब आपको पजल कार्ड्स या कार्ड्स दे दिए जाएं कि भाई मुझे इनमें से ढूंढ के एक ओलिवरी लेवल वाला सेक्शन निकाल के देखो, आप बाकी नहीं देखेंगे कि ये भी है ये भी। आप सिर्फ एक चीज देखें जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई होगा, और वो होगा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। बाकी आप कंफर्म करने के लिए फिर देखें, पैरामिड अनक्रॉस्ड होगा, कुछ और भी होंगे, लेकिन असल चीज वो होगी। और आपको अगर कहा जाए कि ग्रेट मोटर डिकसेशन कार्डल मेडुला वाला सेक्शन मुझे ढूंढ के दिखाएं, तो सीधा सीधा डिकसेशन देखेंगे वहां पर, तो क्रॉस देखेंगे वहां पर। क्रॉसिंग आ गई तो बाकियों को भूल जाओ, वो भी होंगे, लेकिन ढूंढने के लिए वही चीज उठाएंगे आप। तो इस तरीके से यहां पर आपको दो सेक्शंस यहां मिलेंगे, और मैंने बताया कुछ लैंडमार्क्स आप यहां पे देख चुके। और उसके साथ जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब अगला 1/3 ऑफ द ब्रेन स्टेम आएगा, सेकेंड 1/3। और वो जो सेकंड 1/3 आप ब्रेन स्टेम का जैसे ऊपर जाके देखेंगे, तो अब दोबारा सोचने लग जाएं आप कि आप जैसे एक तरह से स्पाइनल कार्ड में ही हैं। क्या होना चाहिए अगर स्पाइनल कार्ड जैसा होता ये? तो आगे एंटीरियर मीडियन फिशर, दो साइड से उसके वाइट कॉलम्स, स्पाइनल कार्ड में ऐसे ही था ना, दो साइड से उसके वाइट कॉलम्स। चलो यहां फ्लैट नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर भी तो वो खेल चल रहा होगा ना पैरामिड वाला, तो समझ लो चलो थोड़ी सी बल्जिंग्स होंगी यहां पर भी चले। माने मैं जो सोच रहा हूं कि ये स्पाइनल कार्ड जैसा न सही मेडुला जैसा होगा, चलो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना। तो इसका मकसद है कि वो होना चाहिए। साइड में चलो दूसरा बल्ज नहीं है, क्योंकि ओलिव हर जगह थोड़ी ना कोई होता है, ओलिव यहां नहीं होगा। नहीं होगा तो लेटरल वाइट कॉलम जैसी कोई चीज होगी, फिर स्पाइनल कार्ड जैसा होगा ना। वो स्पाइनल कार्ड से वो मुख्तलिफ क्यों हो गया था मेडुला? क्योंकि ओलिव आ गया था ना वहां पर, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आ गया था। तो यहां थोड़ी ना कोई इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होगी, यहां नहीं है। नहीं है तो फिर वो कैसा हो जाएगा? फिर वो स्पाइनल कार्ड जैसा। और फिर पीछे कैसे हो जाएगा? जैसे स्पाइनल कार्ड होता है, वरना ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होगा पीछे, क्योंकि पीछे फिर सेरिबेलम है। तो चलो सेरिबेलम है ना, तो कोई मसला नहीं है, सेरिबेलम मौजूद होगा तो आपके मेडुला ऑब्लांगेटा जैसा बिहेव करेगा। चलो पीछे कोई पेडंगल डाल देगा उसके, समझ रहे? तो ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। किधर गए पैरामिड? पैरामिड तो गायब हो गए, पैरामिड है ही नहीं। ये है कि तो ये ट्रैक यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, ये तो ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या ये यहां नहीं होंगे? क्या बिल्कुल होंगे? किसके नहीं होंगे? ये कंटिन्यूस है, इनका टारगेट जो है स्पाइनल कार्ड है, यहां पर भी होंगे। अब यहां क्या मसला हुआ? यहां चेंज कैसे आ गई? यहां की चेंज सबसे बड़ी क्या है वो देखेंगे, जिसकी वजह से पोन्स की शक्ल ही बदल जाएगी। एक्चुअली पोन्स की शक्ल तो बाद में बदलेंगे, पहले पोन्स की मीनिंग का पता लगाओ। पहले पोन्स को पोन्स कहते क्यों? पोन्स को पोन्स कहते हैं क्योंकि पोन्स शायद लैटिन में पोन्स कहा जाता है बेसिकली ब्रिज को। ब्रिज मीन्स द पोन्स। तो आपको क्या कंसेप्ट बनता है इसको देख के कि इट्स ब्रिज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? एंड मेडुला। तो फिर मेडुला ब्रिज क्यों नहीं है फिर बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड द पोन्स? फिर मिड ब्रेन भी ब्रिज है बिटवीन द डायनसेफलॉन सेरिब्रम अबव एंड द पोन्स बिलो, फिर तो सभी ब्रिज हैं। फिर ये बेसिकली सेरिब्रम को सेरिबेलम के साथ ब्रिज कराता है। ये एक्चुअली आर्बिट्ररी है, एक तरह से एक सालिस है, एक बीच का रोल प्ले कर रहा है। एक आदमी के मैसेजेस दूसरे आदमी तक, उसके सर्वर तक पहुंचा रहा है। ये काम यह कर रहा है। अब यही क्यों कर रहा है, दूसरे क्यों नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि नौकर इसके घर में रहता है। यानी सेरिबेलम जो है दैट इज एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ द मेटेनसेफलॉन, इज अ पार्ट ऑफ ये, उसका अपना प्लॉट नहीं है, वो मेटेनसेफलॉन इसी का हिस्सा था, इसी के ऊपर ये आउटग्रोथ।
इतना कुछ है कि आउट ग्रोथ उसका मास होता है, उसके अंदर सेंट्रल कैनाल ही नहीं होता। ये और बात है कि उसने सेंट्रल कैनाल का कुछ हिस्सा अपने अंदर घसीट के अंदर इसका हिस्सा बन चुका होता है, अदरवाइज सेरिबेलम नाम अभी जो 7 हिस्से आपने देखे सभी के सेंट्रल कैनाल्स होते हैं। सेरिबेलम क्योंकि आउट ग्रोथ है, जैसे ना खुदा न खासा कोई ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर में वो सारे कंपोनेंट्स उस आर्गन के नहीं होते। तो ये सेरिबेलम बेसिकली एक नॉर्मल ट्यूमर है किसका, पोन्स का, जो लाजमन नेचर ने दिया है यहां पर ताकि वो सेरिब्रम की हेल्प कर सके स्केलेटल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, उसको सिर्फ स्मूदन करने के लिए, उसको सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए, इस काम के लिए सेरिबेलम आया है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी सेरिबेलम की। तो यहां पर हमने क्या है, ये ब्रिज, और हमें पता है कि सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स हैं तो सेरिबेलम के भी 2 हैं। सेरिब्रम कंट्रोल्स दी opposite part of the opposite side of your body, but the cerebellum controls the same. तो इसका मकसद है कि when the cerebrum is planning something and it is sending its fibers through the corticospinal, which at the last moment will cross over, okay, they will go to the opposite side and will descend in the lateral column of the spinal cord onward. तो इस अपने प्रोसेस के दौरान in the middle it will actually give message to the cerebellum also to control that. वो अपनी ख्वाहिश उसको बताता जाएगा कि उस हिसाब से तुम जासूसी करो और दोनों को मैच करो, अगर काम नहीं हो रहा है तो ठीक करो उसको, तो ठीक करो। तो इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद यह है कि सेरिब्रम के अंदर से वो कार्टिको स्पाइनल वाला ट्रैक्ट ही नहीं आएगा, कार्टिको सेरिबेलार वाला भी तो आना चाहिए ना। लेकिन कार्टिको सेरिबेलार वाला सीधा नहीं जा सकता क्योंकि सेरिब्रम सेम साइड अपोजिट साइड है, सेरिबेलम सेम साइड है। इसका मकसद है कि राइट सेरिब्रम इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ द लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इज द मास्टर ऑफ द राइट। तो ये जो इस वक्त यहां पर कार्टिको स्पाइनल राइट का आ रहा है, इसकी बात सेरिबेलम राइट वाला नहीं मानेगा, लेफ्ट वाला मानेगा। और लेफ्ट का मकसद यह है कि मैं सीधा आऊं तो मैं टर्न करके जाऊंगा ना, जाहिर है मुझे टर्न नहीं करना है, ऐसे टर्न नहीं होती हैं चीजें हैंड ओवर करो और दूसरा जाएगा। और ये काम कौन करेगा, पोन्स करेगा। इसका मकसद यह है कि जो मैं ऊपर से ये लेके आ रहा हूं था, कौन सा, ये कार्टिको स्पाइनल, और दूसरा कौन सा बताया था, कार्टिको न्यूक्लियर बताया था अभी तक तो आपको। नहीं, ये 2 जो मैं पहले से बना चुका हूं, लेकिन अभी तीसरा भी इसमें डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, तीसरा भी मैं उसमें डाल रहा हूं। और जो तीसरा डाल रहा हूं ये तीसरा के साथ उसका मैं नीचे से ऐसे डालूंगा, इस तरीके से ये लेके आ रहा हूं मैं। किसमें, जाहिर है किसमें आया, पहले ये आया है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम से गुजरा, बात उसको सेरिब्रम से करनी है, डायंसेफ्लॉन से थोड़ी करनी है, बार से गुजरता गया और उसके बाद घुस गया किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर। किधर, मिड ब्रेन के आगे से, वो आगे से इतना कि तुम फील कर सकते हो उसको, ऐसे सरफेस सबसे आगे वाला है। यूं समझ ले कि ये वो होगा क्या, जो मिड ब्रेन ऐसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड का मोस्ट एंटीरियर कॉलम। क्यों, क्योंकि वो एंटीरियर मीडियन फिशर के 2 तरफ क्या होता है, एंटीरियर कॉलम तो ये है ना, एंटीरियर मीडियन फिशर बड़ा, आपका ये फिशर तो नहीं, तो बहुत बड़ा है, चलो बहुत बड़ा ही सही है, तो मिड लाइन, ये 2 क्या होने चाहिए, एंटीरियर वाइड कॉलम्स। आपने ये तो बिल्कुल दूर मॉडिफाइड है ना, जाहिर है वैसा थोड़ी होगा स्पाइनल कॉर्ड जैसा, बात तो वही होगी। यही तुम्हारा ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, मैं एंटीरियर मीडियन फिशर में अंदर हाथ डाल के उसको ऐसे कर दूं तो हो जाएगा ना मिड ब्रेन जैसा ही, तो बात तो वही है। तो यहां पर आपको वही एंटीरियर कॉलम में रन करते रहेंगे, और एंटीरियर कॉलम में रन करते करते मैं जहां तक जब आऊं तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे टारगेट इधर सेरिबेलम, वो मेरा सेरिबेलम इधर बैठा हुआ है। फाइबर से ऐसे बैंड नहीं करके जाएंगे टेढ़े होके, वो फाइबर है कोई स्टील के बने हुए नहीं है कि तुम इसे टर्न करा दोगे, तुम बस जान छुड़ाओ अपनी, वो पोन्स को बताओ कि ये खुद ही मैसेज करा देगा। इसका मकसद ये है कि मोस्ट एंटीरियरली वो जो तुम देख रहे थे कि वो मेडुला जैसा ही समझ लो, कि अब ये ना समझो कि वो पोन्स स्पाइनल कॉर्ड जैसा है, समझ लो कि पोन्स चलो ज्यादा से ज्यादा मेडुला जैसा है। तो आगे क्या होना चाहिए, उसका भी पैरामिड। अब क्या है, क्योंकि ऊपर से सिर्फ पैरामिडल फाइबर्स ही नहीं है, और फाइबर्स भी तो आ गए हैं ना, जो कार्टिको समथिंग होने वाले हैं, वो जो कार्टिको समथिंग होने वाले हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए बंदे बिठाओ ना इधर। और अगर एक फाइबर आया है तो एक बंदा बिठाओ, माना एक सेल बॉडी रखाओ इधर, दूसरा आएगा तो दूसरी बिठाओ, तीसरा आएगा तो लाखों आएंगे तो लाखों बिठा दो। ये मैं डॉट क्या बना रहा हूं, न्यूक्लियर बना रहा हूं, और इसमें मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूं आपको, ये आप समझ जाओ कि लाखों होंगे। तो ये यहां पर आके टर्मिनेट हुआ, सेल बॉडी किधर पड़ी हुई है इसकी, कॉर्टेक्स पर। कहां के रुका, तो कार्टिकोपोंटाइन ट्रैक कहलाएगा। किसके साथ पैरेलल रन कर रहा है, कार्टिको स्पाइनल्स के साथ। कौन सी वाली साइड वाले, सेम साइड वाले, और कार्टिको स्पाइनल, और उसके साथ साथ पैरेलल और भी रन कर रहा है ना उस जैसा,
कार्टिको न्यूक्लियर, कार्टिको बल्बर भी जिसको कहते हैं, और इसके साथ अब ये कार्टिकोपोन्टाइन भी। अब कार्टिकोपोन्टाइन जो फाइबर्स होते हैं ना, ये आपके सेरिब्रम के चारों लोब से निकलते हैं, ये फाइबर्स फ्रॉम ऑल 4 लोब से। मोटर वाले ऐसे नहीं है, कार्टिको स्पाइनल और कार्टिको न्यूक्लियर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो हर जगह से नहीं आते, वो आपके सेरिब्रम की खास एरियाओं से आते हैं। वो खास एरिया जिसको हम कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स, जहां से वॉलंटरी एक्शंस के आर्डर डेवलप होते हैं और जहां पर प्रोग्रामिंग होती है, और इधर से ऑर्डर इशू होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जहां से इशू होता है, और यहां से जब इशू होगा तो ये नीचे आएगा, हर जगह से नहीं आता। लेकिन जो कार्टिकोपोन्टाइन वाले हैं ना, ये हर जगह से आते हैं, ये फ्रंटल से भी आते हैं, ये टेम्पोरल से भी आते हैं, ये ऑक्सीपिटल से भी आते हैं, ये आपके पैराइटल से भी आते हैं। पैराइटल और ऑक्सीपिटल वाले कम होते हैं, इसलिए बुक आपको दिखाता नहीं है वो, वरना आते सभी से हैं। पैराइटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन, फ्रंटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन सभी आते हैं। लेकिन बुक आपको खास तौर पे 2 बंडल दिखाएगा। एक बंडल जो बड़ा सा बंडल है जो फ्रंटल से आता है, तो फ्रंटोपोन्टाइन ज्यादा बेटर नाम है उसके लिए, और एक जो उससे थोड़ा सा कम ही बंडल होगा वो फिर टेम्पोरल से आता है, उसको टेम्पोरोपोन्टाइन कहते हैं। वरना दोनों को मिला के अगर कहना चाहो तो कार्टिकोपोन्टाइन कह सकते हो। तो इसका मकसद ये है कि ये जो मैंने अभी उतारा है ना, ये फ्रंटोपोन्टाइन है, लेकिन वो जो टेम्पोरोपोन्टाइन होगा ना, वो फिर इस जगह से आएगा। ये मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि व्हाइट कॉलम के अंदर ये दूसरा बंडल भी मैं यहां पे आके, वो उसने भी कहां के एंड किया, पोन्स पर। और पोन्स पर ऐसे ही कोई हवा में एंड किया कि उधर उनको न्यूक्लिया अवेलेबल करवाए गए हैं, पोन्टाइन न्यूक्लिया, इसका दी पोन्टाइन न्यूक्लिया, ये पोन्टाइन न्यूक्लिया है। और ये पोन्टाइन न्यूक्लिया ने इनको यहां इस तरीके से ये रिले हो गए। तो कार्टिकोपोन्टाइन या फ्रंटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन, लेकिन मिला के उसको कह तो दोगे ना तुम, कार्टिकोपोन्टाइन। तो ये 2 ऐसे कॉर्डन करते हैं, एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, और बीच में रन करते हैं क्या, कार्टिको स्पाइनल एंड कार्टिको न्यूक्लियर। पहले कार्टिको न्यूक्लियर, बाद में कार्टिको स्पाइनल। कार्टिको न्यूक्लियर कार्टिको स्पाइनल कौन से फिर जो नीचे जाएंगे और आपके वॉलंटरी न्यूरॉन्स, सोमेटिक न्यूरॉन्स के वॉलंटरी न्यूरॉन्स को विजडम देंगे या उसको रेगुलेट करेंगे। और ये फिर कार्टिको न्यूक्लियर कौन से, वही जो कार्टिको स्पाइनल वाले काम कर रहे हैं, वही कार्टिको न्यूक्लियर वाले। फर्क सिर्फ ये है कि कार्टिको स्पाइनल ट्रंक से नीचे ये वाली एरिया, कार्टिको न्यूक्लियर ये वाली एरिया। ये वाली एरिया में कौन से काम, वही सारे वॉलंटरी काम जो नीचे तुम करते हो, ये यहां भी करते हो, इनको कंट्रोल करना। वो तो अपोजिट साइड करते हैं, ये दोनों साइडों पे करते हैं, ज्यादा अपोजिट, थोड़ा सेम। ये कौन से, ये वही न्यूक्लिया है जो बाहर निकल के क्या करते हैं, वो क्या करते थे, बाहर निकल के नर्व्स बनाते थे। तो ये भी क्या करेंगे, बाहर निकल के मोटर नर्व्स बनाएंगे। तो सेम काम है उन दोनों का, क्योंकि स्पाइनल कार्ड ब्रेन कोई अलग चीज तो नहीं है, ये दोनों ही भाई हैं, एक ही न्यूरल ट्यूब से बने थे। ऊपर वाले ने ग्रो ज्यादा कर लिया, अमीर बन गया है, नीचे वाला बेचारा गरीब रह गया, तो क्या भाई नहीं रहे क्या। वो जो अमीर हो गया उसको 2 आंखें, तो उसको गरीब हो गया 1 आंख होगी क्या, उसको भी 2 ही आंखें होंगी। आदमी जैसा होगा, आगे चल के कौन जानता है कि वो छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, अल्लाह की मर्जी है। था तो एक ही ना, क्या न्यूरल ट्यूब एक नहीं था क्या, ये तो बाद में एक्सपेंड हुआ है। बाद में एक्सपेंड इसलिए है कि वो उस दुनिया में रह रहा है जहां कोई कैदी नहीं है, वो आज़ादी इतनी है, अपॉर्चुनिटी इतनी है, कोई मसला नहीं है। भले शाह से ज़्यादा हुआ बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ किसी के बाप की ताकत नहीं है, यहाँ पर कोई गरीब, कोई हारी तो बन के तो दिखाए, मुझे ऑफिसर बन सकता है, बाकी प्रेसिडेंट बन के दिखाए। तो उमूमन आप देखेंगे, उमूमन आप जो बड़ा लीडर होगा उसका बेटा बनेगा, वो बेटा ऐसे बनेगा कि इसमें सभी जो है ना, आप देखेंगे इसके अंदर सबका इत्तेफाक है। मौलवी भी होगा, उसका भी बेटा बनेगा पार्टी का लीडर। वो उधर जो सेक्युलर होंगे, जो मजहबी पार्टियों की नहीं होती, उनके भी बेटे ही बनेंगे। इतना कुछ कि इवन कौमपरस्त होगा ना, उसका भी बेटा बनेगा। यहां पर ये सारे मुत्तफिक हैं कि वो ना हमारा ये फ्रेंचाइज है, बेसिकली फ्रेंचाइज होते हैं ना, इसको मैं फ्रेंचाइज कहते हैं। ये दुकान है, दुकान में जाहिर है मेरी दुकान होगी तो मेरा बेटा ही बैठेगा, आप बैठेंगे क्या, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है मेरे, इसलिए आप मेरी गद्दी आप संभाल लें। मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको शक्ल से ऐसा पागल लगता हूं क्या, नहीं ना। तो कोई भी इतना पागल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेंचाइज होते हैं इस तरीके से। वरना तो बाराक ओबामा, आप कोई जो बाइडेन बाराक ओबामा का या जो बाइडेन ट्रंप का कोई बेटा तो नहीं है, कोई दादा है उसका, नहीं, कोई भी आ सकता है। वो लेक्चरर बन गया, वो लाइब्रेरियन हो गया है, बाराक ओबामा लाइब्रेरियन है अब।
अभी सुनी एक ज़बरदस्त उसकी बुक बेस्ट सेलर है इस वक्त, ई बुक है वो, ई बुक नहीं है, पता नहीं उसका क्या नाम, क्या वो स्पोकन बुक है, मतलब आजकल ऐसी बुक्स चल रही है ना। हाँ किंडल, नहीं किंडल में ही ये शायद मतलब है जो बुक है ना वो नरेटेड है इसकी, और वो 500 पेजेस ही जो है ना वो बाराक ओबामा ने नरेट किया है, वो बस आप लगाएं और कान में आप बैठ के जैसे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं टीचर, बुक कौन पढ़े, अब ये आराम से ये अभी ये आगे ऐसे किताबें आ जाएंगी बस, क्या आप कान में लगा दें फला पेज जो शुरू हो जाएगा वो पेज, इसलिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कान में लगा दें बस। अभी देखिए इससे क्या हो गया कि इस कल्चर में आप देखना आगे चल के हमारी आंखों की जो कुवत है वो आस्ते आस्ते कम होती जाएगी, कानों की बढ़ती जाएगी, हो सकता है आगे से कानों से देखना ना शुरू कर दें हम, ये भी कभी हो सकता है कि कानों से देखना शुरू कर दें। तो हमें चाहिए स्टिमुलस, सिर्फ अगर विजुअल एरिया में अगर साउंड का स्टिमुलस विजुअल एरिया में बता दूं ना, विजुअल एरिया में पहुंचा दें, तो विजुअल वाली का काम जो है वो आपको विजुअल परसेप्शन देना है, उसको आप बिजली दे दें सिर्फ बस, यहां से अब वो बिजली अगर यहां से गई ना तो साउंड से आपको कहीं विजन ना हो जाए और विजन से कभी आपको हियरिंग ना हो जाए। तो जहां पर ये पूरा जितना भी आप यहां पे देख रहे हो ये पूरा, तो इस जगह पर आपने देखिए दो आपको यहां के बना के दिया है, यहां पर एक है कार्टिकोपोंटाइन, दो हिस्सों में चले, एक फ्रंटो एक टेम्पोरो, और बीच में हमने ये पहले क्या कार्टिको न्यूक्लियर, और फिर आपने पहले क्यों भाई, अगर मैं यहां पर बंदा बना दूं ऐसे तो हेड पहले आएगा ना, मोर मीडियली कौन आएगा, हेड आएगा, तो मोर मीडियली हेड आएगा, तो जो पहला वाला ग्रुप है ये क्या होना चाहिए, कार्टिकोपोंटाइन, और दूसरा वाला ग्रुप कार्टिको न्यूक्लियर, पहला वाला कार्टिको न्यूक्लियर, दूसरा वाला कार्टिको स्पाइनल, क्योंकि कार्टिकोपोंटाइन की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वो थोड़ी मोटर न्यूक्लियर को करते हैं, वो तो आए ही सिर्फ पोंटाइन न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करने के लिए, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। और वो जो ट्रंक वाला है ज्यादा बड़ा बंडल किसका होगा, कार्टिको न्यूक्लियर का कि कार्टिको स्पाइनल का, कार्टिको स्पाइनल का इतना बड़ा होगा कि तुम उसके 3 हिस्से कर सकते हो। इसका मकसद यह हुआ कि अगर मैं यहां ये वाली लाइन तुम्हें दिखाऊं तो मुझे एक में बनानी चाहिए कि इसके 3 हिस्से करने चाहिए, मुझे 3 हिस्से करने चाहिए। ये अभी बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। हाँ मीडियल में फर्स्ट जो आएगा वो फ्रंटोपोंटाइन आएगा, कार्टिको न्यूक्लियर, उसके बाद कार्टिको स्पाइनल फॉर द अपर लिम्ब, बाद कार्टिको स्पाइनल फॉर द ट्रंक, बाद कार्टिको स्पाइनल फॉर द लोअर लिम्ब, और आखिर में कार्टिकोपोंटाइन का वो टेम्पोरोपोंटाइन वाला हिस्सा। तो इसका मकसद ये है कि ये जो व्हाइट कॉलम मैंने बनाया, ये जो सबसे आगे वाला, इसको व्हाइट कॉलम में से कहेंगे नहीं, लेकिन हम इसको व्हाइट कॉलम जो मिड ब्रेन का बनाया मैंने, उसमें कितने पट्टे चल रहे हैं यहां पर, 4 के 6, 2 पोंटाइन वाले, एक कार्टिको न्यूक्लियर वाला और 3 कार्टिको स्पाइनल वाले, ये बाकायदा 6 हिस्से होंगे इसके, और जिस जगह पे गड़बड़ होगी वही हिस्से मामले वो उसी जगह पर। वैसे गड़बड़ अगर हो जाती है तो सारों की एक साथ होती है, यहां पर ये नहीं है कि थोड़ी होगी एक ज्यादा होगी, ये होगी तो ये पूरा पूरा जाएगा। तो यहां पर ये आपको 5 हिस्से इसी तरीके से मिले। अब ये जब ये नीचे आए मिड ब्रेन से होके और ये पहुंचे हैं अगर पोन्स में, तो इधर आके वो जो 2 साइडों वाले हैं उनकी डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल आ गई है। मंजिल आ गई माना किस पे, कहां रिले करेंगे, वो पोन्स के उन न्यूक्लियर में जो सबसे आगे बैठे हुए हैं। सबसे आगे का मकसद है कि ये ऐसे हैं 2 व्हाइट कॉलमों में, ऊपर तुमने इस तरीके से छिड़काव कर दिया है, जैसे आपने चीनी के दाने ना ऊपर ऐसे ऐसे डाल दिए। ये न्यूक्लियर होते हैं, बहुत ही मिलियंस में ये न्यूक्लियर, इनको हम कहते हैं द पोंटाइन न्यूक्लियर। ये क्या काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसका मकसद ये कि एक तरह से मैं कह नहीं सकता इसको कि दीज आर द रिले न्यूक्लियर ऑफ द सेरिबेलम, काम यही करते हैं ना, और क्या काम करेंगे। ये रिले न्यूक्लियर होते हैं किसके, सेरिबेलम के। अगर मैं चाहूं यहां पे लाखों न्यूक्लियर हमने ऐसे बैठाए हुए, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, आधे इधर है, 1 लाख इधर है, 1 लाख इधर है। वो जो राइट वाले हैं वो कहां से फाइबर्स लेंगे, राइट से ही, और लेफ्ट वाले लेफ्ट से, लेकिन उसके इफरेंट्स किधर जाएंगे, अपोजिट साइड पे जाएंगे। वो जब अपोजिट साइड पे जाएंगे तो ये तुम्हारे पैरामिड पड़े थे आराम से, साइड में ओलिव नहीं थे चलो, लेकिन तुमने ऊपर इसे छिड़काव कर दिया है पोंटाइन न्यूक्लियर का।
वो जो तुम्हारे डिसेंडिंग फाइबर्स थे, कार्टिको स्पाइनल और कार्टिको न्यूक्लियर, वो तो वैसे ही पैरामिड्स में ही चलते रहेंगे। अगर पैरामिड इधर हैं तो तुम समझ लो कि हैं, वो तुम ऐसे ही अंदर ऐसे डाल दोगे, पैरामिड है, साइड से ओलिव नहीं है, फ्लैट हो जाएगा। और आगे तुमने छिड़काव किया किसका? पोंटाइन न्यूक्लियाई का, और उनमें आके तुमने लाखों फाइबर्स को रिले करवा दिया है। ठीक है, तो ये जो कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स हैं, ये इनमें रिले हो गए, राइट वाले राइट में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में। और वो जो पैरामिड अगर है मौजूद तो उनमें वो रन करते रहेंगे जो पहले से ही मौजूद है, लॉन्गिट्यूडनली चल रहे हैं। कौन? कार्टिको न्यूक्लियर, कार्टिको स्पाइनल। जो आगे चल के फिर तो हमें पता है पूरा कि वो पैरामिड में रन करते हैं, जो उनको हम पैरामिडल ट्रैक्स कहते हैं। और यहां पर भी उनको पैरामिडल ट्रैक्स ही कहेंगे, लेकिन पैरामिड है मौजूद, समझ लो आपकी तरफ से, समझ गए? ये यहां मौजूद है। अब क्योंकि तुमने ये आधे से ज्यादा फाइबर, आधे तो नहीं, कम ही फाइबर्स यहां कार्टिको पोंटाइन वाले फाइबर जिनको तुमने यहां रिले करवाया है। क्या सिर्फ रिले करवाया है कि अब इनको क्रॉस ओवर करके सेरिबेलम तक भी पहुंचाओगे? क्योंकि ये मिड ब्रेन जो है, जो पोन्स है, इस पोन्स के पीछे जो मैंने आपको बताया मेडुला की तरह ही सेरिबेलम मौजूद है। और ऐसा सेरिबेलम मौजूद है कि मेडुला के पीछे ऑन द पोस्टीरियर साइड तो हाफ पर मौजूद था, क्योंकि वो तो एक्सटेंशन थी ना, उधर उसने पैदा उधर थोड़ी हुआ है, वो तो वो मोटापे की वजह से वो नीचे आ गया है। असल तो उसका घर पोन्स है, और असल उसका घर पोन्स का सेंट्रल पार्ट होगा, क्योंकि शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी। ये तो और बात है कि उसने जब एक्सपेंशन ली है इतनी, तो पूरे पोन्स को घेर लिया है उसने। यानी वो जो आपका बैग है बच्चे का, वो आपके इस गर्दन से लेके उसके गिल्टल रीजन तक, यूं समझ लो बैग नजर आ रहा है, पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा। अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि पॉपुलेटेड फोसा तक लटक रहा है उसका, यानी मेडुला का हाफ भी ढक गया, और इतना कि वो हेड के पीछे तक भी आ गया है। वहां पर भी आपने दो चार चीजें कुली की तरह उसको रखी हुई हैं, थोड़ी बहुत उसको, थोड़ा उसका लंच बॉक्स तो फला है, तो ये तो पीछे से बच्चे की तो नीचे की टांगों के नीचे ऐसे नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही हमारे ब्रेन स्टेम का हाल है, और बैग का वो हाल है जो सेरिबेलम ने इसका किया। और सेरिबेलम इसी तरीके से यहां पर मौजूद होगा। तो शुरू में ऐसे होता है, और जब ऐसे होगा तो फिर ये आप जो राइट साइड से जो आपके पोंटाइन न्यूक्लियाई हैं, जिन्होंने कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स को, फ्रंटो और टेम्पोरो पोंटाइन को रिसीव किया है, अब बारी है इनकी कि ये जाएं क्रॉस ओवर करके, ट्रांसवर्सली ये क्रॉस जाके, इनको यहां ट्रेवल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेरिबेलम ये बैठा हुआ है, तो ये ऐसे जाएंगे और ये आ जाएंगे लाइक दिस। तो दे विल गो दिस वे। ये पोंटाइन न्यूक्लियाई, कार्टिको पोंटाइन, और ये जा रहे हैं फाइबर्स। ये तो मैं आपको सिर्फ यहां दिखा रहा हूं, लेकिन होगा क्या, पूरी लेंथ जो है इसकी, किसकी? पोन्स की। तो अगर पैरामिड मौजूद थे भी तो कह रहे कि दफन हो गए, तो वो दफन हो गए। अब पैरामिड नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो मैं फाइबर्स ऐसे बता रहा हूं ना, ये फाइबर्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखोगे ना, ये जो इस वक्त जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं, पहले इनको देखो आप। ये यहां रिले हुआ और ये गया फाइबर, ये यहां रिले हुआ, ये गया और ये जा रहे हैं। ये मैं थोड़े से दिखा रहा हूं, वरना आप समझ जाते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक ये सेम सिलसिला चल रहा है। और ये दूसरे साइड वाले आएंगे तो ये थोड़े से दिखा रहा हूं, ये पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पोन्स आपको यहां नजर आएंगे। कैसे जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनली कि ट्रांसवर्सली? नाम पड़ गया है इनका, ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। अगर तुम चलो फाइबर्स का नाम फाइबर्स के हिसाब से ना डालो, ट्रैक के हिसाब से डालो तो भी डाल सकते हो। कौन सा? वो तो डेस्टिनेशन के हिसाब से होगा, किधर से उठे हैं ये? पोंटाइन न्यूक्लियस से। जा किधर रहे हैं? तो नाम डाल दो, पोंटो सेरिबेलार ट्रैक्ट। उसको फीडअप कहां से, इसको फीडिंग कहां से मिल रही है? कार्टिको पोंटाइन से, वो सेम साइड से, लेकिन ये जा रहे हैं अपोजिट साइड पे। यही तो काम करना था, तभी तो इस पर नाम है द ब्रिज। क्या बना है इसने क्या किया है? सेरिब्रल कार्टेक्स को सेरिबेलार कार्टेक्स के साथ कम्युनिकेट करवाया है इसको। और इससे क्या हुआ है? इससे सेरिबेलम को पता चल गया है कि सेरिब्रम दरअसल चाहता क्या है, वो क्या प्रोग्राम कर रहा है, वो नीचे जाके अपने डेस्टिनेशंस पर, मसल्स पर कौन सी एक्टिविटीज करवा रहा है, ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है, वो क्या चाहता है। ये उसका है। और उसके बाद अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फैल जाऊं हर उस जगह पर जहां पर ये काम हो रहा है, और मैं देखूं कि वो सही हो भी रहा है कि नहीं, उस हिसाब से हो रहा है। जो लॉ है, अब देखो डिप्टी कमिश्नर ये अपनी लॉ नहीं बनाते, लॉ हमारा पार्लियामेंट में बनता है। उसके बाद इनको कॉपी मिल जाती है कि बाबा ये है, ये इस हिसाब से तुम्हें चलाना है। तो इसका मकसद ये है कि कॉपी उधर कार्टेक्स से आई, अब वो क्या करेगा, कैसे चलाएगा, ये फैल जाएगा, फिर इनके तपेदार, इनके मुख्तियारकार, ये वो होंगे, वे फैल जाएंगे और उनको रिपोर्टें देंगे।
फिर देखेंगे कि कानून के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर कानून के हिसाब से चल रहा है तो डिप्टी कमिश्नर आराम से बैठा हुआ होगा, उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन हमें पता है उसको कि ये ऐसे चुप करके मामला नहीं चलता है, फिर उसके बाद वो पुलिस ये करके सीधा करेगा आपको कि उसी हिसाब से आपको चलना है, कानून के खिलाफ है। तो कानून उसने नहीं बनाया है, कानून ऊपर से आया है। इसका मकसद ये कि ये कार्टिकोपोंटाइन फाइबर, ये कानून उसको बता दे कि ये हमारी ख्वाहिश है, और जाओ वो फैल जाओ और देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये मॉडिफाई करेगा उसके बाद। तो इसका मकसद ये है कि ये हो गया कि ये फाइबर चले गए। अब ये जो बंडल गया है तो ट्रांसवर्स, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और ये जो पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट गया है ना, ये ट्रांसवर्सली अक्रॉस, तो पीछे जाके देखा कि वो जो सेरिबेलम का हेमिस्फीयर है, जो दरअसल उसका सर्वेंट है, वो पहुंच जाएगा। मैं राइट से आया था, मैं लेफ्ट पे जा रहा हूं, वो लेफ्ट पे ही तो है, इस राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर का सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो कम्युनिकेशन हो गई ना। और बेज का रोल कौन प्ले कर रहा है? पोन्स। कौन से न्यूक्लियर? पोंटाइन न्यूक्लियर। किधर मौजूद है? सबसे आगे। और जब इसके अंदर फाइबर्स आएंगे तो ये इस तरीके से, तो ये यहां गए, ये यहां गए, ये इस तरीके से जाएंगे, तो पूरी लेंथ में इस तरीके से आ जाएंगे, तो फाइबर्स ट्रांसवर्सली क्रॉस हो जाएंगे। तो वो अगर कुछ था पैरामिड वायरामिड तो वो हो गया दफन। इसका मकसद है कि ये जो तुम्हारा हैंड है ना, इसमें हैंड में यहां तुम्हारी फिंगर्स हैं, तो ये समझ लो मेडुला है। ये जो तुम्हारा डार्सम है ना, या जो पाम है, ये समझ लो तुम्हारा पोन्स है। लेकिन ये फ्लैट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फाइबर्स आ गए हैं ना। तो इसका मकसद है कि ये थोड़ा सा बंप देगा यहाँ पर, और बंप ऐसे देगा कि जैसे तुम्हारा ये हाथ इसके ऊपर लगा दूं तो समझ लो मैं पोन्स बना रहा हूं। अगर ये मैं फिंगर्स इसको कंटिन्यूस कर दूं, अगर पैरामिड है भी, तो अब पैरामिड नाम की कोई चीज नहीं रही, अब मैं बना रहा हूं ये। अब देखना ये पैरामिड गायब और पोन्स की शक्ल ही बदल गई। ये जो मेरा हाथ आ गया ना इसके ऊपर, ये पोन्स है। हालांकि पैरामिड जैसी चीजें अंदर मौजूद हैं, और ये यहां पे आ गया। तो पोन्स कैसे बन गया? पोन्स का जैसे पेट जैसा बन गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एडिशनल चीज आ गई है। कौन सी? ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स की। और ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स ऐसे है, जैसे मैं मिसाल देता हूं ना, जैसे बाल होते हैं ना, जैसे हमारी एशियन लड़कियों के बाल होते हैं। अब देखिए उसकी मांग निकली हुई होती है, आधे बाल ऐसे होते हैं, आधे बाल ऐसे। अब इसको ये बाल होते हैं जैसे, अब देखें इस तरीके से, अगर ऊपर से आप ऐसे देखें तो ये बाल ऐसे, लेकिन इन बालों को क्या ऐसे लेटरली लेके जाओगे कि पीछे? और जब हम पीछे लेके जाते हैं तो क्या ऐसे ही ब्रॉड होते हैं कि पीछे से आस से आस ये चोटियां बन जाती है? तो ये चोटी की तरह ऐसे बन जाते हैं। और चोटियां हम साथ में मिक्स करके उसको हम हेलिक्स बना देते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? उन दोनों चोटियों को अलग अलग सेरिबेलर हेमिस्फीयर में आप डाल देंगे। तो जब आप वो डालेंगे तो शुरू में तो ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर थे, ये चलते 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 क्या ऐसे ही ब्रॉड रहे कि पैकेट बन गया, बंडल बन गया कि नहीं? नाम डाल दो पेडंकल। यही है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। इसका मकसद है कि मिडिल सेरिबेलर पेडंकल किन चीजों से बनता है? ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर से। कौन सा ट्रैक्ट एक्सक्लूसिवली इसके अंदर मौजूद है? पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। एक ही ट्रैक्ट, एक आध और भी डाल देंगे चलो बाद में, लेकिन मोस्टली 99% ये ट्रैक्ट उसके अंदर है पोंटोसेरिबेलर। काम ही है पोन्स का, और काम ही नहीं, मेन काम तो इसका ये है, और भी काम है लेकिन ये मेन काम इसका ये है। इसलिए आपका फाइबर तो बीच में क्या है? ये बीच में जो जैसे जैसे मांग निकली हुई है, ये समझ लो कि आपका एक तरह से एंटीरियर मीडियन फिशर जैसी कोई चीज है। दो साइड से आप देख रहे हैं कि आपके ये फाइबर्स हैं। लेकिन जब आप मैं देखिए में से हाथ ऐसे लगा रहा हूं तो मेरा जो मेडुला है वो थोड़ा सा दब नहीं गया होगा इसके मुकाबले में। ये और बात है कि पोन्स फिर जो होगा वो भी दबा हुआ होगा, क्योंकि बीच में ये सब पेट निकला हुआ है ना इसका। ये तो एडिशनल फाइबर है, उनमें थोड़ी है उनके अंदर। ये इनके अंदर इस तरीके से फाइबर्स हैं जो आप देख रहे हैं यहां पर। नहीं, वहां पर दूसरा, वहां पर खेल ही दूसरा है। फिर वहां भी पेडंकल है, लेकिन वो पेडंकल मुख्तलिफ है, ऐसे नहीं है जैसे ये है। जैसे आपका मेडुला ऑब्लांगेटा का पेडंकल पीछे से दिखाया था ना, तो पोन्स का भी आपका मिड ब्रेन का भी पीछे से है, आगे से नहीं है। आगे से ऐसे नहीं है जैसे इसका है, ये तो आगे से बाकायदा उसने दफन ही कर दिया, हर चीज को दफन कर दिया। फिर सिर्फ नजर ही ये आ रहा है, यूं समझ लो कि सब दफन हो गया, ऊपर से कब्र चढ़ी हुई है बस। और पोन्स की कोई और फ्रंट का लैंडमार्क ही नहीं है सवाए इसके, देखा जाए तो। और ऐसे में अगर कर दिया ऐसे, तो मेडुला दब गया कि नहीं? इसका मकसद यह है कि इन ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर की जो लोअर लाइन होगी वो मुझे बताएगी कि यहां पोन्स खत्म है, जबकि उसकी अपर लाइन मुझे बताएगी कि यहां भी पोन्स खत्म है। क्या शुरू है? मिड ब्रेन शुरू है। तो जो ऊपर वाली है क्या वो ऐसे होगी कि दबी हुई होगी, वहां सल्कस होगी, सुपीरियर पोंटाइन सल्कस, और नीचे वाली का नाम इंफीरियर। दो इंफीरियर और सुपीरियर पोंटाइन सल्कस के बीच वाले इससे उभरे हुए हिस्से का नाम है पोन्स। और किस चीज से बना हुआ है? ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर से, जो दरअसल है पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो क्या ऐसे ही हैं या पीछे जाके पेडंकल बन जाएंगे, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और बीच में जो थोड़ी सी डिप्रेशन है, जो चल के बताऊंगा किस वजह से है, उसका नाम है द ग्रूव फॉर द आर्टरी, क्योंकि इसके ऊपर आर्टरी लगी हुई होती है। उसको हम कहते हैं ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी, इसको बेसिलर आर्टरी कहते हैं। और ये जगह बनी इस वजह से है, तो ग्रूव फॉर बेसिलर आर्टरी। आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने आपको बताया था
कि जो इसके ऊपर 3 मेनिंजेस होती हैं, उनमें से एक मेनिक्स जो पायामीटर है, जो सरफेस को टच कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उस सरफेस में कहीं पर भी कोई ग्रूव, कोई सल्कस, कोई चीज आ गई तो उसमें अंदर घुस जाएगा जहां तक वो गया। तो अगर मैं पोन्स में यहां पर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाऊं तो मेरा पायामीटर इस डिप्रेशन को ब्रिज करेगा कि उसके अंदर घुस जाएगा, समझ ले, उसके अंदर घुस जाएगा। लेकिन आरेकनाइड ऐसा नहीं करता। जो जब आरेकनाइड यहां आएगा तो वो ब्रिज करेगा कि नहीं? इसका मकसद है कि आरेकनाइड उसके ऊपर जब ब्रिज करेगा तो ठीक उस जगह पर जहां ग्रूव बनी है वहां की सब आरेकनाइड स्पेस थोड़ी विड्थ बढ़ेगी कि नहीं, समझ गए? और जो विड्थ बढ़ेगी, तो हमने क्यों विड्थ बढ़ाई है? क्योंकि इधर आर्टरी हमने लॉन्च की है। ये ग्रूव हमने बनाई इसलिए है क्योंकि अगर ग्रूव न बनाते ना हम, तो हमारा पायामीटर और आरेकनाइड एक दूसरे को टच कर रहे होते। जब एक दूसरे को टच कर रहे होते तो वहां आर्टरी डालते तो आर्टरी आरेकनाइड को उठाती, और आर्टरी आरेकनाइड को उठाती तो बाहर प्रेस करती, पर तुम थोड़ा सा खुद क्यों नहीं डिप्रेस हो जाते? वो डिप्रेस हो जाओगे, ऊपर फ्लैट आ जाएगा, आपको सब आरेकनाइड स्पेस का बड़ा एरिया मिल जाएगा जहां पर आपकी वो पल्सेटाइल आर्टरी यहाँ पर मौजूद होगी। हर जगह ऐसा ही है, जहां पर आर्टरी को हमें बड़ी आर्टरी को, तो वहां पर उसने ब्रेन ने थोड़ी सी अंदर डिप्रेशन दी है, पायामीटर को अंदर लेके गया, आरेकनाइड को ब्रिज किया है। ब्रिज जब करेगा तो आपको यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये इस तरीके से यहां पर होता है क्योंकि पायामीटर जो है वो साथ चलता है इसके। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, कटे जैसे ये थोड़ा सा अंदर आ गया, ये ग्रूव वाला हिस्सा, ये वाला, और इस ग्रूव में अगर मैं पायामीटर को डालूं तो क्या पायामीटर इसको ब्रिज करेगा कि पायामीटर इसके साथ ही जाएगा? ये साथ इसका अंदर ऐसे जाएगा, लाइक दिस। लेकिन जब हम आरेकनाइड को लेके आएंगे तो वो ब्रिज करेगा। तो ये जो सब आरेकनाइड स्पेस यहां तक चल रही थी, यहां इतनी ज्यादा नहीं, इधर बहुत ज्यादा, और इस सब आरेकनाइड स्पेस का फायदा लेते हुए यहां मैं आर्टरी को फंसा दूंगा। ये हमारी बेसिलर आर्टरी होगी। हर जगह पर सब आरेकनाइड स्पेस के अंदर ही आर्टरियां होती हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई आर्टरी रप्चर हो जाती है तो हमारा सीएसएफ लाल हो जाएगा, हेमरेजिक हो जाएगा। हेमरेजिक अगर सीएसएफ निकलता है तो समझ लेना कि सब आरेकनाइड हेमरेज है। और कहते हैं सब आरेकनाइड हेमरेज का जो हेडेक होता है वो ऐसा हेडेक होता है जो जिंदगी में कभी आपने इतनी इंटेंसिटी हेडेक की देखी नहीं होगी। ये आर्टरी सब आरेकनाइड में जैसे रप्चर हो जाती है। और अगर इसको आप अगर जज करना चाहो तो आप अगर लंबर पंक्चर से आप थोड़ा सा, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है वैसे अगर आप निकालना चाहो तो सब आरेकनाइड हेमरेज वाला जो ब्लड होगा, वो जो सीएसएफ होगा वो हेमरेजिक रेड होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड उसके अंदर आ गया। अच्छा, तो ये स्ट्रोक इस तरीके से सब आरेकनाइड हेमरेज इससे भी हो सकती है। ये आर्टरियां रप्चर होती हैं यहां से। तो जनरली आप इस तरीके से यहां पर इसको देख रहे हो। ये आप अब अगर मैंने बताया कि एक सुपीरियर पोंटाइन सल्कस है, एक इंफीरियर पोंटाइन सल्कस है, हाँ, बेरी एन्यूरिज्म भी एक टाइप है जिसकी वजह से सब आरेकनाइड हेमरेज होती है। ये तो आर्टरी है सीधी सीधी, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा कि कुछ जगहों पर एन्यूरिज्म्स होते हैं जिसको हम बेरी एन्यूरिज्म्स कहते हैं, उनकी रप्चर हो सकती है। उनकी रप्चर होगी तो सब आरेकनाइड हेमरेज में आएगी। वो सब आरेकनाइड हेमरेज का एक एग्जांपल है। वैसे सब आरेकनाइड हेमरेज दूसरी जगहों पे भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली हेमरेज ऑफ द एन्यूरिज्मल रप्चर, कोई और भी वजह हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये जनरली आप यहाँ पे, तो ये मैंने बताया 2 पोंटाइन सल्का है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इंफीरियर पोंटाइन सल्कस है, ये वाली, इसके नीचे तो पैरामिडल ओलिव है। तो पैरामिडल ओलिव को ये से डिप्रेस होना पसंद करेंगे कि उनकी भी बल्जिंग्स हैं। तो जो बल्जिंग्स है ना, ये थोड़ा सा इनके ऊपर एनक्रोच करने की कोशिश कर, आखिर वो भी तो उनके अंदर भी तो बड़े मटेरियल्स हैं ना, तो उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश करेंगे। जब चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो जो आपकी इंफीरियर पोंटाइन सल्कस होगी, उसका जो शेप होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो ऐसे होगा, क्योंकि बल्ज एक नहीं है, 2 हैं। ये किसके ऊपर आ गया है? तो इसका मकसद ये है कि ये जो मैं आपको ये कॉन्वेक्सिटी दिखा रहा हूं और ये कॉन्वेक्सिटी दिखा रहा हूं, दिस टुगेदर टोटली बोथ ऑफ देम टुगेदर शुड बी कॉल्ड एज इंफीरियर पोंटाइन सल्कस। हां, ये कह सकते हो कि ये जो अर्ली पोर्शन है, दिस इज द सल्कस बिटवीन दिस एंड दिस, पैरामिड एंड ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। सल्कस बन गई कि नहीं? इंफीरियर पोंटाइन सल्कस का ये वाला हिस्सा, और अगर ये बन गई तो लैंडमार्क मिल गया, और लैंडमार्क मिल गया तो नर्व आ गई, और यहां से नर्व निकली है हमारी 6 क्रेनियल नर्व, और ये निकल के आ गई। ये रेड कलर की आप देख रहे हैं सल्कस पर। कौन सी सल्कस? ठीक है ना, ये इस जगह पे इंफीरियर पोंटाइन सल्कस पे। कौन सी वाली जगह? क्यों इंफीरियर पोंटाइन सल्कस तो अभी और आ रही है ना, द सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स।
हाँ, the sulcus between pyramid and the transpontine sulcus is a part of the inferior pontine sulcus from where your sixth cranial nerve is coming. वो सिक्स क्रेनियल नर्व यहाँ से निकल के आ गई, ये एब्ड्यूसेंट नर्व है। सिक्स्थ नर्व, द एब्ड्यूसेंट नर्व, आपको पता है ना सिक्स नर्व यहाँ पर, वो सिक्स को मैं ऐसे स्टूडेंट को याद, वैसे ऐसे हम रटाते नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि ये सिक्स ऐसे है आपका, ये सिक्स और दूसरी साइड का सिक्स से जा रहा है उल्टा मिरर इमेज, ये आपकी आईज है। सिक्स हो गया ना, ये आईब्रो होगी। अब इसको मैं ऐसे ऐसे में एरो कर रहा हूं, ये आई को कहां घसीटेगी, आई को मूवमेंट किधर करवाएगी, छठी नर्व कहां करा सकती है, ये क्या बता रहा है, सिक्स क्या बता रहा है, किधर जाएगी, लेटरली, नोज से अवे माना एब्डक्शन, तो ये सिक्स नर्व है हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है, ये एक ही मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम है द नर्व और द मसल दैट इज एक्चुअली पुलिंग योर आईज लेटरली, इसलिए वो खींचती है लेटरली, वो स्ट्रेट मसल होती है, इसको हम कहते ही हैं लेटरल रेक्टस। रेक्टस आपको पता है रेक्टस, रेक्टस कितना इस्तेमाल हुआ है वर्ड, रेक्टस फीमोरस, रेक्टस, अभी ये रेक्टस दूसरा, रेक्टम, हालांकि रेक्टम स्ट्रेट था नहीं, लेकिन ये चार रेक्टाइल मसल्स हैं यहाँ पर, 4 रेक्टस मसल्स, और भी बहुत रेक्टस देखोगे, रेक्टस वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ है, जेनिकुलर रेक्टस, ये तो इतने इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये आपकी ये सिक्स क्रेनियल नर्व यहाँ से निकली, लेकिन क्या इंफीरियर पोंटाइन sulcus खत्म है कि अभी जारी है, अभी जारी है। अभी अगर जारी है तो उसका अगला हिस्सा उससे ज्यादा लंबा है, लार्जर है एज कंपेयर टू दिस। अब ये किसके और किसके बीच में होगा, ओलिव और, तब तक ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स बन चुके हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। अब आप कहेंगे तो ओलिव एंड मिडिल सेरिबेलर, ऐसे कहें तो बेटर है, नहीं कहें तो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, इतना कुछ खास नहीं, लेकिन लैंडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पर, लेटरल पार्ट ऑफ द इंटीरियर पोंटाइन sulcus आ गई है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है और नर्व्स है हमारे पास 3, एक हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, आप पूछते पहले पे 2 क्यों नहीं, क्योंकि पहले का सरफेस एरिया कम था, वहां से एक नर्व निकली है, और दूसरे का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए वहां से 2 नर्व निकलेंगी। कौन सी 2, उसके बाद वाली 2, 7 एंड 8 जाहिर है, तो 7th एंड 8th नर्व यहां से निकल गई, ये आपकी 7th नर्व आ गई जिसको हम कहते हैं फेशियल नर्व, और ये आपकी 8th नर्व, समझ गए। इंफीरियर पोंटाइन sulcus अगर कहें तो तीनों नर्व्स इंफीरियर पोंटाइन sulcus से, और अगर आप कहें कि फर्स्ट इज इमर्जिंग फ्रॉम द sulcus बिटवीन pyramid and transverse pontine fibers, and second one and then the 7th and 8th from olive and the middle cerebellar peduncle, तो भी ठीक है, जैसे आपको सही लगे, समझ गए। लेकिन आइडिया हो गया आपको कि इस पोन्स की इस लेवल पर 3 नर्व्स इंपॉर्टेंट हैं जो बड़ी है, और जब अंदर घुसेंगे हम लोग तो इनके न्यूक्लिया मिलेंगे हमें यहां पर, और ये न्यूक्लिया अंदर चल के मिलेंगे, तो इसका मकसद है कि न्यूक्लिया अंदर चल के मिलेंगे तो काटेंगे तो मिलेंगे ना, तो इसका मकसद ये है कि तुम्हें इस लेवल पर सेक्शन तो काटना ही पड़ेगा हर हाल में, तुम्हारे पोन्स पर तुम्हें बस एक ही सेक्शन काटना है, काफी है, क्योंकि बाकी तो सारी एक जैसी है ना। लेकिन अचानक हमें पता चला कि इन 3 नर्व्स के अलावा एक और नर्व बाकी बची है, वो यहां से नहीं है, वो जाहिर है से ऊपर उठेंगे तो 6 के बाद जो पहली होगी उससे ऊपर, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, जिसको हम कहते हैं 5th क्रेनियल नर्व। तो जैसे 5th क्रेनियल नर्व है, तो 5th क्रेनियल नर्व आप खुद रखें, आप 5th को ट्राइजेमिनल ही क्यों कहें, कैसे याद हो हमें, अब आप इसको इसे याद कर सकते हो कि ये आपकी 5th है, ठीक है ना, और 5th में कितने पॉइंट्स ले सकते हो, 3, और 3 में भी देखो 2 एक तरफ हैं और एक दूसरे तरफ है, क्योंकि इसकी फिर 3 डिवीजन से होती हैं, और 3 डिवीजन की वजह से उसका नाम है 3 हेडेड नर्व, जेमिना हेड को कहते हैं, 3 हेडेड नर्व, तो इसको 3 हेडेड नर्व कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ेगा ट्राइजेमिनल नर्व, बहुत बड़ी नर्व है, उसके 3 डिवीजन है। एक्चुअली उन 3 डिवीजन को अलग अलग नर्व माना करते थे पहले, लेकिन अब बोला कि नहीं, क्योंकि ये एक साथ ही निकल रही है, ब्रांचेस बाद में बन रही हैं, इसलिए नर्व एक है। अब खुद जो नर्व एक है और 3 पहले थी, वो मिलके एक बना ली कॉम्प्लेक्स नर्व, तो वो कितनी बड़ी होगी, आपके पूरा फेस जितना भी है ना, आपका फेस वाला, वो नहीं यहाँ इस वर्टेक्स से पीछे वाला ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा ट्राइजेमिनल के क्या किसी और के रेंज में भी नहीं है, वो तो स्पाइनल नर्व का ऐसा, बाकी जितना भी हिस्सा होता है ना आपका, ये सारी की सारी जो सेंसरी मॉड्यूलिटी है ना, जहां पर चाहे पेन, टच, टेम्परेचर, जो भी जनरल सेंसरी, और वो भी सोमेटिक जनरल सोमेटिक जो सेंसेस होते हैं, यहां से लेके इस वर्टेक्स से लेके पूरे फेस तक का, स्कैल्प का आधा हिस्सा, पूरा फेस ही नहीं, फेस के ऊपर जो जो सुराख हैं हमारे, उनके अंदर तक चले जाओ, हाफ तक भी, इवन कहीं हाफ तो कहीं 2/3 तो कहीं कुछ, ये सारी सेंसेशन ट्राइजेमिनल लेके आती, यानी मुंह में हाथ डालो 2/3 तक, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, टंग वंग जो भी आ जाए, कौन लेके आएगा,
ट्राइजेमिनल। नॉस्ट्रल्स में हाथ डाल दो जहां तक जाए, कौन लेके आएगा? कान में हाथ डालो जहां तक उंगली रुक न जाए, टेम्पेरिक मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस तक, कौन लेके आएगा? ट्राइजेमिनल। आंखों में डालो ऐसे हाथ, जो जो टच कर रही हो, जो जो चीजें आपको, ट्राइजेमिनल। इससे आप अंदाजा लगाएंगे। और फेस वाला तो वो तो होगा ही यार, वो तो सरफेस पर है, मैं तो अंदर की बात कर रहा हूं, वो भी इवन ऑल दिस इज द वर्क ऑफ ट्राइजेमिनल। ये तो सिर्फ उसकी सेंसरी डिवीजन है बता रहा हूं, जब मोटर की बात आएगी तो जब चबाने का काम करेंगे वो भी यही करेगी। लेकिन तीनों डिवीजन है, जो 2 डिवीजन फ्रंट में दिखा रहा हूं आपको, वो प्योरली सेंसरी होती हैं। वो जो पीछे वाली दिखा रहा हूं वो सेंसरी के साथ साथ मोटर भी होती है, जो मैंडिबल को मूव करेगी, जो च्यूइंग का काम करेगी। तो ये ट्राइजेमिनल है। इसका मकसद ये है कि ये 3 नर्व देख के लोअर पार्ट ऑफ द पोन से तुम सेक्शन काट के क्या घर चले जाओगे कि रुकोगे? क्योंकि यहां ट्राइजेमिनल नर्व तो तुमने देखी ही नहीं। वो ट्राइजेमिनल नर्व कोई नर्व है क्या? सिर्फ ये ट्राइजेमिनल सिस्टम है पूरा। और वो देखने के लिए तुम्हें वो नर्व ढूंढनी होगी। वो नर्व किधर है? सुपीरियर एंगल्स पर। ये देख रहे हैं, ये इसका जो बड़ा रूट है ये है लार्जर रूट, और इसका जो स्मॉलर रूट है वो ये है। कौन सेंसरी कौन मोटर? ज्यादा बड़ा सेंसरी, क्योंकि सेंसरी तीनों में है। और जो छोटा वाला है वो मोटर, क्योंकि मोटर सिर्फ एक ही में है। और एक भी कौन से मसल्स? वॉलंटरी। लेकिन वॉलंटरी कौन से मसल्स? आगे चल के आपको बताएंगे कि फेस के अंदर वॉलंटरी के भी 2 ग्रुप्स हैं। वॉलंटरी के कौन से 2 ग्रुप? मेरे कंट्रोल में वॉलंटरी, बात खत्म नहीं, बात खत्म नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां वॉलंटरी के डिस्टिंक्टली 2 ग्रुप्स हैं फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और सिर्फ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एक ग्रुप वो है जो है वॉलंटरी, है मेरे कंट्रोल में, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो मोनोटोनस किस्म का फंक्शन है, कोई स्किल, हाई क्लास की स्किल नहीं है उसके अंदर। ये भी वॉलंटरी है। जैसे मैं चबा रहा हूं, मेरा मुंह जो है वो नीचे खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, थोड़ी सी साइड वे मूवमेंट, इसमें क्या स्किल क्या है? फेस के मसल से मैं लिप्स को खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, चलो उसको तुमने स्माइल नाम दे दिया है, वरना मैं स्माइल कर नहीं रहा था वैसे। लेकिन यह है कि ये आंख बंद की खोली, आंख बंद की खोली, इसके अलावा कर क्या सकते हो? ये मोनोटोनस सेक्शन है। आप जैसे वो आवाज जो मैं बनाता हूं, आवाज क्या बनाते हैं? आवाज तो गधा भी बनाता है, उसकी तो 2 किलोमीटर से सुनाई देती है आवाज, लेकिन वो वर्ड नहीं बना सकता। वर्ड बनाना जो है ये स्किल है। आवाज बनाना को जो बच्चा जैसे निकलता है, वो पहले काम उसकी चीखना, वो क्या होता है? वो वोकल कॉर्ड को थोड़ा सा टाइट किया और हवा निकाली तो आवाज, साउंड यही है ना। लेकिन मसला जब स्पीच का आएगा तब ये नहीं चलेगा। और वोकल कॉर्ड्स में क्या है? स्केलेटल मसल्स। क्या इनमें कोई स्किल होती है क्या? नहीं, कोई स्किल नहीं है। हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ट के इसका मायोकार्डियम में क्या स्किल है क्या? नहीं। स्किल तो वो है जो मेरे हैंड में है, स्किल तो वो है जो मेरे कंट्रोल हुए फीट में, डिस्टल लिम्स में, वो स्किल है। तो इसका मकसद है कि फेस के तकरीबन सारे मसल्स अनस्किल्ड है, हालांकि वॉलंटरी, सवाए 2 ऑर्गन्स के। जहां ये खेल नहीं चलेगा, वहां तुम्हें वो मसल्स लाने पड़ेंगे जैसे तुमने हैंड में डाले हुए मसल्स, बल्कि उनसे भी ज्यादा। उनमें इतनी स्किल होगी कि ब्रेन को उनको कंट्रोल करने के लिए एरिया ही अलग होती है। इतने हाईली स्किल्ड मसल्स तुम्हें फेस में डालने पड़ते हैं सिर्फ 2 ऑर्गन्स में। बाकियों में काम चलता रहेगा, अनस्किल्ड मसल चलते रहेंगे, हालांकि वो भी वॉलंटरी होंगे, लेकिन बस ऐसे ही सर्वेंट जैसे, ये कंसल्टेंट्स जैसे, वो वार्ड बॉय जैसे, ये कंसल्टेंट जैसे। तकरीबन इतना इतना तो खैर नहीं, फिर भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी वार्ड बॉय जैसे नहीं। मकसद है कि एक जनरल फिजिशियन जैसा और एक कंसल्टेंट। तो वो कंसल्टेंट भी हाईली स्पेशलाइज, यूं समझ लो कि सब स्पेशलिटी वाला। तो वो उसकी क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी? जो सिर्फ पेस मेकर डालता है, सिर्फ ऐसे नोड बस, तो आंखें बंद करके डालता होगा, तो उसकी दुनिया में कितनी मांग होगी। और एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो एक वो जो इंटरवेंशनिस्ट है वो है जो पेस मेकर डालने वाला, वो उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। तो उसका मतलब आप खुद सोचेंगे उसकी सब स्पेशलिटी उसकी क्या होगी। तो ये वो मसल्स है और ये वो 2 ऑर्गन है, और उसमें से सबसे बड़ा ऑर्गन टंग। क्यों? क्योंकि स्पीच यहां से वर्ड बनाने को मामूली चीज़ है क्या? सबसे बड़ी जो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग में अल्लाह ताला ने जो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के साथ दी है वो क्या है? स्पीच। ये स्पीच है। और भी सेंसरी, इंसान को तो बहुत सारी खूबियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो मानी गई है खुद
वो है स्पीच। और स्पीच टंग के बगैर क्या हो सकती है? थोड़ी बहुत हो सकती है, लिप से हो जाती है थोड़ी बहुत। लिप से आप बाप माँ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। और मैंने बहुत गौर करके सोचा है कि हर दुनिया का बच्चा अपने पेरेंट्स को पापा, बाबा, मामा, अम्मा ये क्यों कर, तो कर लेता है, तो सबके पास है, आ करके तो सभी निकलते हैं। उसमें माँ डाल दो तो अम्मा हो जाता है। वैसे जो नून होना है वो तो नाक से अगर निकालो तो नून वैसे ही आ जाता है। अल्लफ वैसे ही होता है सबके पास। बाकी मीम करना है ना, मीम के लिए लिप्स चाहिए, और लिप्स को ऐसे करना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वो 2-3 महीने में आ जाता है। इसलिए बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पा, बा और माँ, मुझे कोई बताओ जो दादा कहते हुए पहले आपने सुना हो किसी में। दादा तक तो होते होते दादा गुजर जाते हैं बेचारे, क्योंकि अब दा खुद करके देखो, टंग ऊपर जाके आप अपने हार्ड प्लेट को लगाओगे, जोर दोगे, तब जाके दा निकलेगा, वो भी रोक के, वो भी फोर्स लगा के दा। और 2 दफा दा, हाँ मुझे पता है, पहली दफा दा है मुश्किल से, और दूसरी दफा दा तक तो दादा ही गुजर जाता है बेचारा। और जब ना तो बेचारा इस हसरत में ही गुजर जाते। ना के लिए आप टंग देखें अपनी, ना ऐसे रोल करके टंग, मजाक समझाए क्या ऐसे ना बल बताएगा 3 महीने का बच्चा। पा बा वो सुस्ती वाले अल्फाज हैं, वो लिप से कर दिया आपने। लिप से लिप के लिए तो मसल ही फेशियल वाले चाहिए, सुस्त किस्म के मसल्स। इसलिए बच्चे सबसे पहले ऐसे नहीं कि उनको बाबा बोलना कोई अच्छा लगता होगा, इसलिए कि उनको इजीली जो चीज़ें इजीली पका सकते हैं वही, बस आमलेट जैसी। तो ये मामला इसी तरीके, ये वो अंडा बॉयल वाला मामला, वो आसान है, डाल दिया, वो घर बैठ के वो आराम से हो गया। ये वो वाले काम है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो उसने कोई चाचा बोला, चा समझ रहे हैं आप? चाचा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि चाचा यंग होते हैं। चा करके देखें आपकी ये चा इस तरीके से ऐसे फिक्स होंगी। ये स्किल है, ये बहुत बड़ी स्किल है, ये मामूली बात नहीं है। ये इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और थोड़ी बहुत तोतों को भी दे दी है जिनको हम ज़बरदस्ती बुलवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, और ये काम तो इसके लिए टंग के लिए आपको चाहिए वो मसल्स जिसे हैंड में होते हैं। और फिर जब ये मसल्स चाहिए तो फिर उनके लिए नर्व्स भी स्पेशली चाहिए यहाँ पर। और अगर ये कंसल्टेंट बुला रहे हो तो फिर उसके खाने के लिए फिर शेफ रखना पड़ेगा फिर आपको। तो ये नहीं ये बोर्ची वो जो झाड़ू भी ले लेता है फिर बोर्ची भी हो गया, ये ऐसे नहीं। फिर यहाँ शेफ चाहिए। आपको पता है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनी में जो कंसल्टेंट्स होते हैं इनके शेफ होते हैं वहाँ पर। स्विगेज कंपनी, ये वो ऑयल फील्ड्स, वहाँ पर उनको देखा है, वो फोकर में आते हैं कराची से, वो उधर रहते भी नहीं है, डेली फोकर में जहाज में डेली आते हैं 4 आदमी, वो कंसल्टेंट, वो नहीं स्विट्जरलैंड से वो 4 कंसल्टेंट, वो यहाँ रहते हैं। वो वहाँ से 5 स्टार होटल में सुबह को आते हैं, वो सब काम करके ये वो करके उधर लंच वंच शेफ कराएगा और फिर फोकर वापस जाएगा। ये मतलब होती है उनकी, क्यों? स्पेशलाइज होते हैं ना, हाईली स्पेशलाइज। तो ये टंग वो है। और फिर जो दूसरा आर्गन है वो है आइज। मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा आइज में ऐसा क्या है, ऊपर क्या नीचे क्या है, वो अनस्किल्ड एक्टिविटी है, इसमें क्या स्किल है ऐसी? इसके लिए अल्लाह ताला ने मसल्स दिए हैं। और अंदाज़ा लगाओ, टंग को तो फिर भी चलो एक नर्व दे दिए, आइज को कंट्रोल करने के लिए 12 में से 3 नर्व सिर्फ आइज के मसल्स के लिए रखी। वो मसल भी कितने 6-7। तो मैं बड़ा सोचता था, मैंने आई में ऐसा क्या है, ऐसा आई को ऐसे ऐसे क्या है? ये तो हम मौत से भी कर लेते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ तो नहीं दिया है ऐसा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वजह इसकी क्या है। वजह इसकी ये है कि आई एक नहीं करती मूव, आई दोनों मूव्स करती हैं, और दोनों भी सेम मूवमेंट नहीं करती हर दफा। आईज की मूवमेंट से कंट्रास्ट में हो सकती है। मैं ये ऐसे देख रहा हूं तो ये कर रही है मेरी एबडक्ट, तो ये कर रही है एडक्ट, और ये कभी नहीं हो सकता कि ये एबडक्ट करे और ये कुछ ना करे। और जब मैं छत को ऐसे देखूंगा तो दोनों जाएंगी, एक जाएगी दूसरी रुकेगी, ये नहीं होगा। ये कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन ऐसे है जैसे एक बंदा चल रहा है, जब मैं आगे हाथ करूं तो सबके आगे हाथ हो जाए, और पीछे करूं सर जैसे ड्रिल करते हैं हम लोग। इसके अंदर स्किल चाहिए। कोई आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप ऐसे करें वेव की तरह आगे जाए तो समझ लो कि ये स्किल है, कॉन्जुगेशन की वजह से स्किल है। और ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इस साइड की एक मसल, इस साइड की एक नर्व, तो दूसरे साइड की दूसरी नर्व, और दूसरी नर्व का दूसरा हिस्सा ये कर रहा है करो एब्डिसेंट। एब्डिसेंट तो इस तरफ की एब्डिसेंट खामोश। तो ये जो मैं इस तरीके से एडक्ट कर रहा हूं, ये कोई और नर्व, उस नर्व के 4 काम और भी हैं, वो नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है सिर्फ। इसका मकसद ये कि इतनी हाईली स्किल्ड है। मुझे तो किसी ने बताया था कि आई को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के अंदर 300 न्यूक्लिया हैं, या ऑप्थेल्मोलॉजी वाले ने बताया था। 300 न्यूक्लिया जो आई को कंट्रोल करते हैं, उसके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी को। मैंने कहा तुम्हें कितने आते हैं? मुझे 3-4 आते हैं सिर्फ। ये पोस्ट ग्रेजुएशन थी उसकी। बोलते मैंने पढ़े हैं कहीं कि 300 होते हैं। मैंने कहा तुम्हें कितने आते हैं? बोला कि मुझे 3-4 तो आते हैं।
तो मुझे बोला था कि आपको कितने आते हैं, मैंने कहा मैं कोशिश पूरी की है मैंने, मुझे 10-12 आते हैं कि 10-12 क्या एक्शंस होते हैं आई के, ये किस तरीके से ऊपर कॉन्जुगेशन कैसे, ये गेजिंग कैसे हो रही है ये। अब आप देखें आप दोनों को लेटरल नहीं कर सकते कभी भी, कभी भी कोई जिन विन का हो जाता हो तो हो जाता हो वाक्य, लेकिन दोनों को मीडियल कर सकते हैं आप तो कैसे, आप देखिए मेरी आंखें देखें दोनों मीडियल हो जाएंगी अगर मैं ऐसा करूं, देखें हो रहा है कि नहीं, ये दोनों मेरे मीडियल हो जाएंगे। ये जब मैं फोकस करूंगा तो ऐसे नहीं, मैं ऐसे करते रहूं नहीं होगा, लेकिन आप इसको देखते रहेंगे ना तो हो जाएगा। ये कन्वर्जेंस कहलाती है। इसका मकसद है कि दोनों साइड के सेम नर्व के, आइडेंटिकल नर्व्स के वो ही पार्ट हो रहे हैं जो मीडियल ही उसको मूव करा रहे हैं। और जाहिर है उसके अंदर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर होगी तो होगा ना, तो वो सॉफ्टवेयर बाकायदा अंदर मौजूद होता है। तो ये नर्व है जो यहां पर, ये जो ट्राइजेमिनल आपने यहां पर देखी सुपीरियर लेटरल एंगल्स पर इस तरीके से निकलती हुई, तो इसका मकसद है कि अपर पार्ट ऑफ दी पोन्स को काटे बगैर तो आप घर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल सिस्टम है। अंदर जाके दिखाएंगे आपको, यहां पर ट्राइजेमिनल के बड़े जबरदस्त न्यूक्लियाई मौजूद हैं, और न्यूक्लियाई को हालांकि दूसरी नर्व्स भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसका मकसद है कि एक सेक्शन हमें यहां भी काटना पड़ेगा, और एक सेक्शन, इसका मतलब लोअर पोन्स पर और ये अपर पोन्स पर। और ये लोअर पोन्स पर कहां, जहां ये 3 नर्व्स थी इत्तेफाक से, एक थी एब्ड्यूसेंट, एक थी फेशियल और एक थी कान को जाने वाली कॉक्लियर, जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, जैसे फेशियल है ना, फेशियल कौन से नंबर में होनी चाहिए, वैसे अगर आप ऐसे याद है, वैसे याद हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो ना बाबा ये है मेरी फेशियल, तो एफ फॉरवर्ड, एफ तो छोड़े, ये एफ में सेम आ जाता है ना ऐसे। और अगर मैं कहूं 8 तो आप कान वाली में 8 कैसे आएगा, हालांकि वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, वैसे आ तो नहीं जाएगा, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती बनाना चाहेंगे, लेकिन आप एक कार्टून बना ले, ये 2 आईज हैं आपकी, ये नोज है, ये ईयर है, ठीक है, इस ईयर को यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, हो गया कि नहीं। तो इट इज ऐसे करने के लिए ऐसे फनी, लेकिन ये है कि आपको ऐसे टिप्स में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि वो 8वीं नर्व कौन सी, ये तो आसानी से आपका टिप्स पे आ जाएगा। तो एब्ड्यूसेंट लिखिए, ये सारी चीजें हों। और ऐसे मैंने आपको बताया ना ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल ठीक है, जी है ना, तो अभी तो 9 है ना, उसके बाद चलो ग्लासोफेरेंजियल, तो 9 आपका कंफर्म हो गया, 9 ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर वेगस 10वीं क्यों, वेगस तो सारी दुनिया को पता है वैसे 10वीं है, लेकिन आपको अभी मैंने इस ग्रुप में सबसे बड़ी नर्व कौन सी दिखाई, ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल को किससे याद किया हमने, वी से, इसको तुम नीचे भी वी लगा दो, ये 10th हो गई ना, आप उससे 10th हो गई, वी कहां रहेगी, इस वी को फिर ऊपर करके डबल कर दो, क्योंकि ये उस वी से ज्यादा लार्जर नर्व है, तो 2 वीज है इसके अंदर, और 2 वीज को अगर इस तरीके से करो 10 हो जाएगी वैसे ही। तो वेगस इज द 10th नर्व, बिग नर्व, बिगेस्ट वांडरिंग नर्व, वेगस वांडरिंग को कहते हैं। और उसको पता है आपको कि ये वाहिद नर्व है जिसको इतना नीचे अलाउ किया गया है, और जब अलाउ किया गया है तो उसके करतब भी नीचे आपने देखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इसका मकसद है कि पोन्स का ये जो एरिया है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोन्स आपने फ्रंट से देखा हुआ, 4 नर्व्स आपने यहाँ पे देखी, मेडुला आपने देखा, और साथ साथ आपने पोंटाइन न्यूक्लियाई, और उसके साथ साथ कार्टिकोपोंटाइन, और इससे आते हुए ट्रैक्स। और जो आपने ये मैंने आपको जो दिखाया ना, ये फाइबर्स, ये फाइबर ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ ये सिर्फ इसके सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स है। अगर इसको तुम सेक्शन काटोगे ना तो इसका हाल ये होगा तकरीबन, ये देखें यहाँ पर, ये जो फाइबर देख रहे हो, ये क्या है, ये सुपरफिशियल है, जो ये यहां देख रहे हो। अगर इसको आप अंदर देखना चाहोगे ना तो ये थिकनेस इनकी, जैसे ना तुम्हारे बाल हैं जैसे, ये ऐसे सुपरफिशियल है, लेकिन हाथ डालना चाहोगे तो इतनी थिकनेस होगी, और इसके डीपर होंगे, तो इसके लेयर्स होंगे, कुछ समझ लो 50-60 लेयर्स होंगे। तो ऊपर से वो जो आप कहेंगे, वो ऊपर से वो जो लॉन्गिट्यूडिनली वो जो पैरामेडल वाले फाइबर आ रहे थे, उनका क्या होगा फिर, क्या ये वो सारे उनके अंदर दफन हो जाएंगे? नहीं, ये जो तुमने इस तरीके से ये थिकनेस बताई है ना, ये इनके बीचों बीच गुजर जाएंगे ऐसे। तो वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि पैरामिड थे उसमें ये दफन हो गए, ऐसा नहीं है। अगर पैरामिड थे भी कहीं तो पैरामिड इसके बीच में बंडलों की शक्ल में सेपरेट हो गया, क्योंकि पैरामिड की असल शक्ल तो जाकर मेडुला में बनेगी, लेकिन यहां उसके फाइबर्स तो होंगे ना, तो यहां फाइबर्स एक साथ नहीं होंगे, वो टुकड़े टुकड़े ऐसे 2-2.5 हजार, ये तो 2-2.5, तो आप यहाँ पे देखें कि ये इस तरीके से यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये जो इस वक्त आपको ये बंडल दिखा रहे हैं, डॉट दिखा रहे हो, डॉट नहीं है, ये क्या है, ये बंडल्स हैं। और ये क्या है आपके
ट्रांसवर्स पॉइंट फाइबर से। तो ये बंडल कहां गुजर गए? ये बंडल इनमें से बीचों बीच पास हो गए हैं। कौन से वाले बंडल? कार्टिको स्पाइनल भी और कार्टिको न्यूक्लियर भी। क्या सारे कार्टिको न्यूक्लियर? नहीं, कुछ कार्टिको न्यूक्लियर ऊपर दे दिए गए हैं। किनको? यहां तक आते आते कार्टिको स्पाइनल, जो कार्टिको जो न्यूक्लियर है, कार्टिको स्पाइनल तो नहीं, कार्टिको जो न्यूक्लियर है ऊपर कुछ नर्व्स को दे दिया गया। यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी नर्व्स तुम क्रॉस कर चुके हो? 3 या 5? 2 तो सेरिब्रम में क्रॉस की है तुमने, वो तो सेंसरी थी, उनके साथ तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो उनको तुम नर्व ही नहीं मानते फिलहाल। तो उसका मकसद है 3 और 4, माना 3 और 4 को तुम्हें फाइबर देने पड़े होंगे ना, क्योंकि वो प्योरली मोटर नर्व्स है। और जब तुम थोड़े से नीचे आ गए तो 5th नहीं आई थी क्या? उसमें भी तो मोटर थे ना फाइबर्स, वॉलंटरी मोटर थे, कम स्किल वाले थे चलो, लेकिन वॉलंटरी मोटर तो थे ना उसके अंदर, कुछ उनको दिया। और जब यहां तुम पहुंचे तो यहां तुम्हें 2 और नर्व्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जिनको तुम्हें फाइबर्स देने पड़ेंगे। एक एब्ड्यूसेंट इधर है और आपको 7वीं नर्व भी मिलती है, फेशियल इतनी इंपॉर्टेंट नर्व है, फेस के सारे मसल्स, इनको भी तुम्हें सप्लाई करने के लिए फाइबर। और उसके बाद जो बाकी बच गए हैं वो नीचे की तरफ। और नीचे कौन है? नीचे आपके 9, 10, 11, 12 है। 8 मतलब वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वो तो प्योरली सेंसरी है, उसको तो दे नहीं सकते आप, क्योंकि वो प्योरली सेंसरी है। समझ गए? तो ये फाइबर इसी तरीके से इनके बीचों बीच ये बंडल्स होते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन में जब हम काटेंगे तो उनके बीचों बीच आपको इस किस्म के बंडल्स यहां पर मिलेंगे। ये है सिलसिला जो आप यहां पर देख रहे हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द पोम्स। और ऐसा ही हमने देखा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा फ्रॉम द फ्रंट, एंटीरियर मॉर्फोलॉजी, क्योंकि पोस्टीरियर में तो इतना कुछ है नहीं। ये एंटीरियर मॉर्फोलॉजी है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द बोन्स। अब अगली क्लास में हम करेंगे द मिड ब्रेन। हालांकि छोटा है, 2 नर्व्स हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आप उस लेवल तक आ गए हो। ये मैं इसे बताता हूँ इस मिड ब्रेन को कि मिड ब्रेन वो विलेज है, वो गांव है जो किसी दूसरे मुल्क के बॉर्डर के साथ है। ये तो बॉर्डर विलेजेस होते हैं जैसे खोखरापार फलान। हालांकि वहाँ कोई आप देखें कि ऐसा कोई आपको इतनी ज़्यादा वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं मिलती, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उधर हेडक्वार्टर तो फलां छावनी तो ये वो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ में को आगे से 4 ब्रेन है। मिड ब्रेन का ये काम है कि वो जो नीचे से सारे के सारे सेंसरी मॉडलिटीज के ट्रैक्स उठा रहा है, वो ही नहीं यहाँ से जो उठा रहा है, इनको बड़े आराम से ये सेरिब्रम को हैंड ओवर करवा दे, खास तौर पर डायनसेफ्लॉन को। और उसके अलावा इक्वली ऊपर से जो डाउनवर्ड ट्रैक्स ले रहा है वो बड़े आराम से उनको लेफ्ट और राइट उनको रिसीव करे। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, भले साइज में छोटा ही क्यों ना हो। और फिर इसके तरीके अलग हैं कि हाउ यू विल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स ऑफ द मिड ब्रेन फ्रॉम द मिड ब्रेन एरिया टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर फोर ब्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। और उसके फिर वहाँ पर लैंडमार्क ज़्यादा हैं, नाम ज़्यादा हैं, टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर चल के हम देखेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में।